सॉल्वेशन एनर्जी यानी कि विलायक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा किसे कहते हैं उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि कुल मिलाकर बात करें तो सॉल्वेंट होते हैं अर्थात विलायक। सॉल्वेंट कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो सॉल्वेंट होते हैं पोलर सॉल्वेंट और दूसरे सॉल्वेंट होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक, पोलर का मतलब हम लोग कहे हिंदी में तो ध्रुवीय विलायक और नॉन पोलर को क्या कह सकते हो हम लोग? अध्रुवीय विलायक। तो विलायक कुल मिलाकर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है और पोलर सॉल्वेंट का हम कंपैरिजन करें तो पोलर सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हिंदी में कहे तो परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? अधिक होता है। किसका? पोलर सॉल्वेंट का। क्लियर है? तो पोलर सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युत स्थिरांक ज्यादा होता है, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कि अध्रुवीय विलायकों का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युत स्थिरांक बहुत कम होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। हम कहें कि जब हमने किसी सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया, यानी कोई पदार्थ किसमें घोल रहे हैं हम लोग? किसी भी विलायक के अंदर घोल देते हैं। अब हम ये कहें कि हमारे पास में सपोज कोई पोलर सॉल्यूट है, हिंदी में कहें तो कोई ध्रुवीय विलय है। क्लियर है? अब ये ध्रुवीय विलय किसमें घुलेगा? तो ध्यान रखना सोल्यूबिलिटी का अर्थात विलयशीलता का एक गुण होता है। वो क्या है? यदि आपके पास में विलय पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा, यानी विलय ध्रुवीय है, हिंदी में बता देता हूं मैं, तो विलायक भी क्या होना चाहिए? ध्रुवीय होना चाहिए। और यदि विलय नॉन पोलर है यानी कि सॉल्यूट नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए? नॉन पोलर होना चाहिए। क्लियर है? तो इसके अंदर यह रूल रहता है कि ध्रुवीय ध्रुवीय के अंदर घुलता है और अध्रुवीय अध्रुवीय के अंदर घुलनशील होता है। तो यहां पर हम बात करें कि हमारे पास में सपोज एक NaCl है और NaCl हम लोग जानते हैं कि ये पोल्स में डिवाइड होता है। पोल्स का मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया? यह एक पोलर सब्सटेंस है। हिंदी में कहूं तो यह एक ध्रुवीय पदार्थ है। क्लियर? अब किया क्या हमने? इस NaCl को आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। NaCl यानी हमारे घर में जो टेबल सॉल्ट होता है नमक, उसको आपने किसके अंदर घोल दिया? पानी के अंदर घोल दिया। तो क्या पानी के अंदर घुल जाता है? तो हम लोग जानते हैं बिल्कुल घुल जाता है। तो वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। तो भैया वाटर के अंदर सोल्यूबल क्यों हुआ उसकी तरफ चलते हैं। तो वाटर के अंदर सोल्यूबल होने का इसका सीधा सा एक ही रीजन है, उस रीजन की तरफ आते हैं। हमने कहा NaCl में डिसॉल्व हुआ, डिवाइड हुआ, तो इसी तरीके से जो जल का अणु है यानी वाटर मॉलिक्यूल वो भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाता है। यानी वाटर भी क्या होता है? पोलर है यानी कि ध्रुवीय है। क्लियर? NaCl भी पोलर है और वाटर भी पोलर है। अब हमारे पास में NaCl एक सॉल्यूट हो गया अर्थात विलय, और हम लोग जानते हैं वाटर क्या है? विलायक है। विलायक मतलब कि सॉल्वेंट। और वाटर की एक लाइन आती है, इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको विश्व व्यापक विलायक। मतलब विश्व की जितनी भी चीजें किसमें घुल जाएगी? पानी में घुल जाएगी। इसलिए आप देखो इंसान को भी पानी में डाल दो, घुल जाता है क्या? घुल जाता है। एक समय के बाद में वो भी धीरे धीरे क्या होता है? उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। आप किसी भी चीज को, ये चाह का आप डालोगे, आज डाला, एक दिन तो ऐसी कैसी रहेगी, दूसरे दिन हल्का हल्का डिसॉल्व होना चालू होगी, तो आखिरकार 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने में पूरी डिसॉल्व हो जाती है। तो इसलिए पानी को क्या कहा गया है? वाटर को इट इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापक विलायक। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका नेचर क्या होता है? ये होता है। ठीक है, अब हुआ क्या? ये सब इन दोनों की रिएक्शन होगी। जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो पॉजिटिव पोर्शन नेगेटिव से रिएक्शन करेगा और नेगेटिव पोर्शन पॉजिटिव से रिएक्शन कर लेगा। जब इस पॉजिटिव और नेगेटिव की रिएक्शन हुई तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर NaOH प्लस HCl का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? तो क्या फॉर्मेशन इतना आसान होता है क्या? ये जो निर्माण आपको दिख रहा है इतना आसान है क्या? ये नहीं है।
जितना हमने आसानी से समझ लिया ना, इतनी आसानी से ये डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्वेशन पढ़ रहे हैं। सॉल्वेशन का मतलब विलायकन, विलायकन का मतलब जलयोजन, यानी जल के अंदर घुलना। तो साहब ये इतना आसान नहीं होता घुलना। अब आसान नहीं तो हुआ क्या, आसान नहीं तो कठिन होगा, तो ये कठिन भी नहीं कह सकते इसको, तो क्या कहेंगे, देखो उसकी तरफ चलते हैं। हम लोग जानते हैं, मैंने यहाँ लिखा मेरे पास में एक Na पॉजिटिव है, उसके पास में Cl नेगेटिव, क्लियर। फिर यहाँ पर क्या है, Na पॉजिटिव है, फिर क्या है, Cl नेगेटिव। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इस तरीके से हमारे पास में एक जल का अणु, सॉरी NaCl का मॉलिक्यूल। तो देखो मैं ऐसा कुछ बना देता हूं, ये आपको समझना है। ये किसका स्ट्रक्चर बना है, NaCl का, यानी सोडियम क्लोराइड का हमने बना दिया कि साहब हमारे पास में ये NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब हुआ क्या, इस NaCl को हम किसके कांटेक्ट में लाएंगे, वाटर के कांटेक्ट में लाएंगे। तो आपने वाटर का कांटेक्ट बनाया तो हमने लिखा प्लस H2, तो H2 को हमने बना दिया प्लस माइनस, क्योंकि हम लिखे तो H+ और OH-। क्या नमक को जब हम पानी में घोलते तो एक ही जल का अणु लेते हैं क्या, बहुत सारे मॉलिक्यूल रहते हैं वाटर के, तो हम यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल बनाते हैं, आ रहा समझ में, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल बना दिए। तो वाटर के अंदर हम किसको डिसॉल्व कर रहे हैं, NaCl को, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल किसके ले लिए हमने, वाटर के लिए। तो NaCl और वाटर की हमने रिएक्शन करवाई। अब जब रिएक्शन होगी तो क्या हुआ, वहां पर आ जाता है। मैं कह रहा हूं जब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं तो देखो इसकी रिएक्शन हुई तो यहां पर मेरे पास में नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब मैंने लिख दिया Cl नेगेटिव, ठीक है। अब इस Cl नेगेटिव के चारों तरफ कौन आएगा, तो इस Cl नेगेटिव के चारों तरफ ऐसे कौन आ जाता है, पॉजिटिव पोर्शन आ जाता है। आया समझ में आपको, क्या हुआ, पॉजिटिव पोर्शन कौन आया, तो वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन चारों तरफ आ गया, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं यहां पर Na पॉजिटिव लिख देता हूं तो इसके चारों तरफ कौन आएगा, नेगेटिव पोर्शन आएगा ना। इसके चारों तरफ मैंने ऐसे कुछ बना दिया, जब चारों तरफ बनाया तो वाटर मॉलिक्यूल क्या है, H है ना, तो यहां पर नेगेटिव 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 नेगेटिव, और इधर की तरफ क्या आ गया, अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज। यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, OH 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 OH, ठीक है ना, OH OH इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो जब हम इस NaCl को पानी के अंदर घोलते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये होता है। आया समझ में, हमें दिखने में क्या लगता है, रिएक्शन देखते के साथ नमक को पानी में घोल दिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, ये तो लिखना आसान है, पर जनरली रिएक्शन क्या होती है, जनरली रिएक्शन ऐसे होती है, उसके इस प्रकार की क्रिया लगातार उसके अंदर चलती रहती, क्लियर। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, हिंदी में बोले तो जल योजन ऊर्जा। अब सॉल्वेशन की तरफ चल रहे तो क्या ये एक ही स्टेप में ऐसा हो जाता है क्या, नहीं, एक स्टेप में ऐसा नहीं, ये बहुत सारे स्टेप में चलता रहता है। तो यहाँ पर दो चीजें काम में आती है। एक और वर्ड आपको सुनने को मिलेगा जिससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था हमने, वो है चालक ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लैटिस एनर्जी। इस शब्द को भी हम यहाँ पर सुनेंगे। तो हुआ क्या, लैटिस एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो लैटिस एनर्जी की बात करें तो मैंने कहा कि साहब हमारे पास में NaCl, ठीक, प्लस इसको हमने कुछ एनर्जी दे दी U, ठीक। NaCl इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है कि वो आसानी से टूटता नहीं है, आप उसमें से Na और Cl को आसानी से अलग नहीं कर सकते। क्या आपकी इच्छा हुई कि साहब हमारे पास में NaCl का कोई मॉलिक्यूल है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, आपकी इच्छा हुई आपने इसको ऐसे तोड़ दिया, इतना आसान नहीं है तोड़ना। तो तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, U देना पड़ेगा। U मतलब लैटिस एनर्जी अर्थात चालक ऊर्जा। जब आपने इसके अंदर चालक ऊर्जा यानी कि लैटिस एनर्जी दी तो लैटिस एनर्जी के कारण ही ये क्या होता है, NaCl ब्रेक होता है, यानी कि टूट जाता है। अब जब ये ब्रेक होगा, टूटेगा तो हम लोग जाकर क्या होगा, तो ये जब भी ब्रेक होगा तो Na पॉजिटिव गैस प्लस
Cl नेगेटिव गैस में कन्वर्ट, ये ध्यान रखना। कौन से स्टेट में जाएगा? तो गैसियस स्टेट में जाएगा। कौन से स्टेट से? सॉलिड स्टेट से। ठीक है, यही तो खास बात है इसकी। जब आप NaCl हम जानते हैं, हमारे घर में टेबल सॉल्ट है, नमक है, कौन से स्टेट में? ठोस अवस्था में। आपने क्या दी? चालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी, किस में कन्वर्ट हुआ? Na पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जब वो पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए कौन सी एनर्जी आ रही है? उसके लिए जो एनर्जी आ रही है वो चालक ऊर्जा के कारण वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर? चलो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, ये जो सॉल्वेशन एनर्जी है अर्थात चालक ऊर्जा है, इसको कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कुछ कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनको पढ़ने से पहले कुछ चीजें यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं जो कि चालक ऊर्जा और किसके बारे में बात कर रही है? जल योजन ऊर्जा, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम कुछ फैक्टर्स को समझते हैं और कुछ यहां पर बात करते हैं। कुछ फैक्टर की बात कर रहे हैं और समझते हैं यहां पर होता क्या। मैंने कहा कि मेरे पास में Na पॉजिटिव आयन है। कौन सा आयन है? Na पॉजिटिव आयन है। ठीक है, अब ये जो Na पॉजिटिव आयन है, इस Na पॉजिटिव आयन की रिएक्शन जो कि गैसियस फॉर्म में, इसकी रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल के साथ करवाते हैं। इसी तरीके से हम Cl नेगेटिव जो कि गैसियस फॉर्म में है, इसकी रिएक्शन में हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ करवाते हैं। यानी कि दोनों की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी? जल के साथ। तो जब हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये जो Na और Cl है जो कि जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि गैस फॉर्म में है। अब ये गैस फॉर्म में से कौन से फॉर्म में जाएंगे? वाटर को हम बोलते हैं एक्वस मीडियम, हिंदी में बोलते हैं जलीय माध्यम। जल आ गया मतलब जलीय माध्यम। तो यहां पर हम लिखेंगे Na प्लस AQ मतलब एक्वस, एक्वस का मतलब जलीय, और इसी प्रकार Cl नेगेटिव मतलब एक्वस यानी AQ लिखेंगे प्लस। अब यहां पर कुछ वर्ड आएगा और उस वर्ड का नाम होगा विलायकन ऊर्जा यानी कि सॉल्वेशन एनर्जी। किसकी है? कौन है यहां पर? केटायन की। पॉजिटिव चार्ज है ना, तो केटायन सॉल्वेशन एनर्जी। और इसी प्रकार से विलायकन ऊर्जा किसकी है? एनायन। तो केटायन की सॉल्वेशन एनर्जी और एनायन की सॉल्वेशन एनर्जी, तो दो प्रकार की एनर्जी यहां पर होती है। ठीक है ना। अब सॉल्वेशन एनर्जी का मतलब क्या है? कि किसी भी सब्सटेंस को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो उसके कारण जो ऊर्जा विमुक्त होती है, बाहर निकलती है, उस एनर्जी को नाम क्या दे दिया उसने? विलायकन ऊर्जा। मतलब किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करने के कारण, किसी भी पदार्थ को घोलने के कारण, घोल रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो? विलय कर रहे हो, तो इसको कहते हैं विलायकन ऊर्जा के साथ। अब यहां पर उन दोनों में कुछ कंपैरिजन समझते हैं विलायकन ऊर्जा के बारे में। अब ध्यान रखना है यहां पर हम ये करें, एक बात नोट कर लेना, ये बात नोट करना आवश्यक है। क्या है? मैंने बात करी चालक ऊर्जा के लैटिस एनर्जी, ये ज्यादा होगी और जल योजन ऊर्जा मतलब हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ जल में अघुलनशील रहेगा, यानी कि इन सोल्यूबल इन वाटर। ये नोट कर लेना। दूसरी कंडीशन की बात करने जा रहा हूं, इसी तरीके से एक और कंडीशन लिखता हूं। यदि मैं इसको उल्टा कर दूं,
क्या? यदि लैटिस एनर्जी मतलब जालक ऊर्जा का मान कम रहे और जल योजन ऊर्जा मतलब सॉल्वेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ध्यान रखना, सॉल्वेशन भी कहते हैं और हाइड्रेशन भी कहते हैं ना, ये ज्यादा रहे तो कोई भी सब्सटेंस क्या होगा? जल में घुलनशील होगा। तो ये सोल्यूबल इन वाटर, हिंदी में लिखो तो जल में घुलनशील। ये जरूर याद रखना, काम की चीजें हमारे में, ठीक है? तो ऐसा कुछ होता है। अब एक और चीज समझ लेते हैं इसमें, नोट कर लिया इसको? चलो एक और चीज देखते हैं। तो हमने यहां पर क्या निष्कर्ष निकाला कि भैया सॉल्वेशन एनर्जी यानी जालक ऊर्जा का मान ज्यादा होना, सॉरी सॉल्वेशन एनर्जी अर्थात विलायक ऊर्जा का मान ज्यादा होना चाहिए। अब एक और कह रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर कौन सी एनर्जी? सॉल्वेशन या विलायक एनर्जी। अब मैं अगली लाइन लिखने जा रहा हूं, उसको भी नोट कर लें। विलायकन ऊर्जा अर्थात हमने लिखा अभी सॉल्वेशन एनर्जी, यदि इसकी वैल्यू क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए, हिंदी में लिखूं तो ऋणात्मक हो जाए, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाए अर्थात ऋणात्मक हो जाए, तो जो प्रक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी होगी। प्रक्रिया क्या होगी? ऊष्माक्षेपी होगी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ऊष्माक्षोषिनी का मैंने क्षेपी मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन करेगी, ऊष्माक्षेपी होगी, जिससे विलयन का ताप बढ़ जाता है। लिख लो आगे से, जिससे विलयन का ताप बढ़ जाता है, ठीक है? इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। हमने क्या कहा? विलायकन ऊर्जा यदि ऋणात्मक हो तो एक्सोथर्मिक प्रक्रम होगा, जिससे विलयन का ताप बढ़ जाता है, ठीक है? अब आगे चलो। और ऐसे यौगिक विलयशील होते हैं अर्थात घुलनशील हो जाते हैं, ठीक है? आगे लिखना, ऐसे यौगिक विलयशील होते हैं जिनके जल योजन ऊर्जा का मान धनात्मक है। अब मैं अगली लाइन बोल रहा हूं, जिनकी जल योजन ऊर्जा या फिर विलायकन ऊर्जा, बात ये की ध्यान रखना। अब आगे लिख रहा हूं, विलायकन ऊर्जा यानी सॉल्वेशन एनर्जी की वैल्यू यदि पॉजिटिव हो, क्या हो? पॉजिटिव हो, तो यौगिक क्या होंगे? घुलनशील होंगे, और नेगेटिव होगा तो घुलनशील नहीं होंगे। तो विलायकन ऊर्जा पॉजिटिव होगी तो घुलनशील होते हैं, यानी कि सोल्यूबल हो जाता है। चला, एक तो ये तो बात हुई हमारी 2-3 एग्जाम्पल। अब मैं एक और फैक्टर बात करूंगा जो हमने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है, उस फैक्टर का अच्छे से जान लो। फैक्टर को डिनोटेड किया जाता है, क्या बोलते हैं इसको? डेल जी। नोटेशन क्या है इसका? गिब्स ऊर्जा। एक और नाम है गिब्स मुक्त ऊर्जा भी कहते हैं, और खाली मुक्त ऊर्जा भी कहा जाता है, ठीक है ना? तो अब क्या हो रहा है यहां पर, उसकी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव हो, सीधे से एक लाइन में बात खत्म होगी, यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव हो तो क्या लिख सकते हैं? आयनिक ठोस जल में घुलेगा, लिख सकते हो। डेल जे का मान ऋणात्मक हो तो आयनिक कंपाउंड वाटर सोल्यूबल होता है। डेल जे का मान ऋणात्मक हो तो आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होता है, और डेल जे का मान धनात्मक हो तो आयनिक कंपाउंड जल में यानी वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। बहुत बड़ी बात है।
चलो आगे, आपने नोट कर लिया होगा इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं सॉल्वेशन एनर्जी और जलयोजन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो अगली रीडिंग लिखना, आयनिक ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। आयनिक ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर द solubility of ionic compound. Factor affecting of solubility of ionic compounds. सबसे पहला फैक्टर लिखना लैटिस एनर्जी ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल की जालक ऊर्जा। सबसे पहला फैक्टर है क्रिस्टल की जालक ऊर्जा। लैटिस एनर्जी ऑफ क्रिस्टल, शुरुआत में हमने बताया था इसके बारे में। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ लैटिस एनर्जी की, और कंपैरिजन किसका होगा, आयनिक यौगिक। मैं दो यौगिक लिखता हूँ आपस में बनाते। एक मैंने लिया सीजियम फ्लोराइड, एक कंपाउंड मैंने लिया यहाँ पर सीजियम फ्लोराइड, और इसी तरीके से मैं दूसरा लेता हूँ सोडियम फ्लोराइड। अब इन दोनों कंपैरिजन कर रहा हूँ। सीजियम जो फ्लोराइड है उसकी जालक ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, दोनों की जालक ऊर्जा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जालक ऊर्जा, यानी कि इनकी लैटिस एनर्जी की बात कर रहा हूँ। सीजियम फ्लोराइड की जालक ऊर्जा का मान 130 किलो कैलोरी पर मोल। नोट कर लो इसको, 130 किलो कैलोरी पर मोल। और इसकी जालक ऊर्जा का मान सोडियम फ्लोराइड की 215 किलो कैलोरी पर मोल। अब यहां पे खाली एक लाइन याद रखनी है आपको। क्या लाइन है, ये दोनों आयनिक यौगिक हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स में, आयनिक यौगिक में जिनकी जालक ऊर्जा का मान यानी कि लैटिस एनर्जी का मान जितना कम होगा उसकी घुलनशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। ये लिखो, ठीक है। आयनिक क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी का मान जितना कम होगा उसकी लैटिस एनर्जी और जालक ऊर्जा का मान जितना कम होगा उसकी विलेयता उतनी अधिक होगी। ठीक है। दूसरा फैक्टर है विलायकन ऊर्जा। विलायकन ऊर्जा, सॉल्वेशन एनर्जी। विलायकन ऊर्जा, सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? विलेयता की तो बात कर रहे हैं, सॉल्विडिटी की बात कर रहे हैं, और यहां भी क्या आ गया? तो ये तो सीधा प्रोपोर्शनल ही होगा। मतलब क्या कह सकते हैं? विलायकन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तो विलेयता भी ज्यादा होगी। तो लिख सकते हैं when solution of energy is high then solubility of ionic compound is also high। यानी विलायकन ऊर्जा का मान अधिक होने पर आयनिक यौगिकों की विलेयता भी अधिक होती है। क्या लिख सकते हैं हम लोग? विलायकन ऊर्जा का मान अधिक होने पर, विलायकन ऊर्जा का मान अधिक होने पर आयनिक यौगिकों की विलेयता भी अधिक होती है। तीसरा फैक्टर आयनिक आकार। थर्ड फैक्टर लिखना आयनिक आकार, आयनिक साइज। आयनिक आकार या आयनिक साइज।
अब आयनिक आकार या आयनिक साइज ये कैसे आपको अफेक्ट कर सकते हैं? तो देखो, हम लोग एक बात जानते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। हम लोग जब भी किसी भी कंपाउंड्स के बारे में लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा, आपको याद है NaCl, ठीक है ना? अब NaCl लिखा तो Na का परमाणु क्रमांक हम लोग जानते हैं, क्लोरीन का 17, मतलब Na का आकार छोटा है ना और Cl का आकार बड़ा है, ठीक है? इसी तरीके से मैंने KCl लिख दिया, ठीक, K का परमाणु क्रमांक 19, इसका 17, ये बड़ा हो गया भाई, ठीक है ना? और मैं बात कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए NaCl, Na का आकार छोटा और Cl का आकार बड़ा, मतलब हमने क्या कहा, आयनिक साइज यानी आयनिक आकार। तो हम ये कहेंगे कि धन आयन का आकार क्या होना चाहिए, छोटा, और ऋण आयन का आकार क्या होना चाहिए, बड़ा। इससे उदाहरण लिख सकते हो, तो इस लाइन को लिख लीजिए, धन आयन का आकार छोटा और ऋण आयन का आकार बड़ा होना चाहिए। When positive ion is a smaller size and negative ion is a bigger in size, ठीक है? धन आयन का आकार छोटा और ऋण आयन का आकार बड़ा होना चाहिए। तो विलेयता अधिक होती है, तो विलेयता अधिक होती है। Then solubility of ionic compound is higher, ठीक है? अब मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण ले रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? इसी को मैं उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। आयनिक साइज मैंने लिखा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सोडियम ले रहा हूँ, इसका मैंने आयोडीन की रिएक्शन करवा दी, मैंने Br की करवा दी, मैंने Cl की करवा दी और मैंने F की करवा दी, ठीक है? अब यहाँ पर बात, हमने क्या कहा था, धन आयन का आकार छोटा, ऋण आयन का आकार बड़ा, ये होना चाहिए। अब यहाँ पर ऋण आयन तो बहुत बड़ा है ना, परमाणु क्रमांक 53, इसका परमाणु क्रमांक 35, छोटा हो गया, इसका 17, ठीक है, और इसका 9, तो किसका आकार बड़ा है, यहाँ पर ऋण आयन का आकार बड़ा है ना, तो कौन अधिक घुलेगा, ये ज्यादा घुलेगा ना, इसकी विलेयता और कम हो जाएगी, पता में चल गया, ठीक है ना? मेहनत लगी क्या, नहीं लगी, कभी आकार समझ, ये सीक्वेंस बना लो, इसको मत लिखना है। हम यहाँ कह सकते हैं सोडियम हाइड्राइड क्या होता है, ज्यादा घुलनशील होता है सोडियम फ्लोराइड की तुलना में। अब यहाँ से भी आपको पता चल गया, NaCl हम बोलते हैं ना बहुत ज्यादा घुलता है पानी में, उससे उसका बैठा हुआ बाप घुलने वाला Na, उससे वो ज्यादा घुलता हुआ। इसी प्रकार एक और उदाहरण ले लेते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इसका आपको पता ना भी अंतर, ठीक है? स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। धन आयन का आकार छोटा होना चाहिए, बात हुई थी ना? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, कैल्शियम का 20, मतलब आकार बढ़ रहा है ना, तो कौन ज्यादा घुलेगा? यहां पर ये सेम है, देखो यहां पर ये सेम था, यहाँ पॉजिटिव सेम था, यहाँ मैंने नेगेटिव सेम कर दिया, वो पॉजिटिव को चेंज किया, तो अब पॉजिटिव यहाँ छोटा है, यहाँ और बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो सबसे ज्यादा कौन घुलता है? मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है ना? तो मैग्नीशियम सल्फेट पानी में ज्यादा घुलनशील होता है, इसकी कंपेयर में बेरियम सल्फेट के कंपेयर, ठीक है? इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। एक लास्ट में और लाइन लिख के उसको खत्म करते हैं। चौथा पॉइंट है आयनिक आवेश। आयनिक साइज के बाद में चौथा पॉइंट आ जाएगा आयनिक आवेश, आयनिक चार्ज। चौथा पॉइंट आयनिक चार्ज, हिंदी में लिखना चाहो तो आयनिक आवेश। अब आवेश मतलब उसके ऊपर कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव है, ये तुलना करेंगे हम यहाँ पर आवेश से मतलब, ठीक है? अब यहाँ पर होता है कि जितना ज्यादा चार्जेस होते हैं उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। याद रखने का क्या है, जितनी ज्यादा चार्जेस होंगे उसकी सोल्युबिलिटी उतनी ही अधिक होगी, मतलब जितने ज्यादा आप चार्ज लगाते जाएंगे तो उसकी विलयनशीलता क्या होती है, बढ़ती जाएगी। तो लाइन लिख लीजिए,
आयनिक आवेश में वृद्धि के साथ विलायकन ऊर्जा और चालक ऊर्जा दोनों बढ़ती है। आयनिक आवेश में वृद्धि के साथ, आयनिक आवेश में वृद्धि के साथ विलायकन ऊर्जा तथा चालक ऊर्जा दोनों बढ़ती है। When ionic charges is increases, then solvation energy and lattice energy also increases. ठीक है, एक लाइन लिखना है इसके आगे। अतः आयनिक आवेश में वृद्धि के साथ विलेयता सामान्यतः कम होती है। अलग लाइन लिख रहा हूं। आयनिक आवेश में वृद्धि के साथ विलेयता कम होती है। चार्जेस ऑफ आयन इज इंक्रीजेस, देन सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीजेस। अब मैं अंदर बता रहा हूं, आपको समझना। ठीक है, अंदर क्या है देखो। मैंने एक तो लिया कार्बोनेट, एक लिया सल्फेट और एक लिया फॉस्फेट। एक पर तो 2 नेगेटिव है, एक पर 2 नेगेटिव और एक पर 3 नेगेटिव। ठीक है, कौन अधिक घुलेगा? तो लास्ट लाइन हमने क्या लिखा? आयनिक आवेश में वृद्धि के साथ विलेयता सामान्यतः कम। तो कौन ज्यादा घुलेगा? जिसमें चार्जेस कम। कहने का मतलब तो यही, ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि कौन ज्यादा घुलेगा, इनका कंपैरिजन करें तो इसकी सॉल्युबिलिटी कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना? चार्जेस कम होने पर सॉल्युबिलिटी। पर इससे पहले हमने एक लाइन लिखी थी, विलायकन ऊर्जा और चालक ऊर्जा का मान बढ़ता है। ऊर्जा का मान तो बढ़ेगा पर विलेयता क्या होती है? कम होती है। ठीक है ना? सॉल्वेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी तो बढ़ेगी पर सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ये अंतर, एनर्जी अलग बात है और घुलना अलग। ठीक है, तो ये तो था हमारा कौन सा? सॉल्वेशन एनर्जी, विलायकन ऊर्जा। इसके बाद अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।